हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 200 सीरीज पे जो क्वेश्चन आए हैं, आज अपन उनको कवर करने वाले हैं। ओके, एंड सॉरी फॉर द डिले। वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वीडियो अपलोड करने में लेट हो गए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स और एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो से पहले आप क्या करना, एक पेज अपने पास में लेना, उसमें अपन क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स मार्क डाउन करेंगे। राइट, क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स मार्क डाउन करेंगे। कुछ स्पेशल टिप्स भी आपको देना चाहूँगा ऑडिट के केस में। राइट, स्टैंडर्ड ऑडिट के केस में आप किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, किस तरीके से आपको रीड करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी कुछ आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, सबसे पहले अपन देख रहे हैं ऐसे 200 के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। क्लियर, अपन उसमें अपन देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। राइट, कौन सा देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, अब ध्यान रखना, अब ऑडिट का जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन रीड करें स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के या दूसरे भी ऑडिट के क्वेश्चन आप शुरू करें, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो केस स्टडी टाइप के हैं, आपको पहले एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन का जो एंड है आपको वहां से शुरू करना है। आपको लास्ट की 2 लाइन रीड करने की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। काफी बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट बहुत लंबी चौड़ी रामायण पूछती है, पर लास्ट में जाके क्या होता है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। राइट, क्या करती है, लास्ट में जाके कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आपको क्या करना है, एट द एंड आपको सबसे पहले देखना है इंस्टीट्यूट पूछ क्या रही है, फिर आपको क्वेश्चन पूरा रीड करना है। राइट, आपको ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन स्किप करना है, आपको क्वेश्चन पूरा रीड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले लास्ट की जो 1-2 लाइनें पहले आप उसको रीड करोगे कि इंस्टीट्यूट पूछ क्या रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर क्या करोगे, है ना, फ्रेम करोगे। क्लियर है। तो ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ऑडिटर क्या, इंस्टीट्यूट क्या पूछ रही है कि पहला तो आप बताइए कि वो इस केस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है और ऑडिट रिस्क कितनी है। तो गाइस देखिए, अपन को पता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 चीजों से बनता है। राइट, पहला तो इनहेरेंट रिस्क, दूसरा क्या है, कंट्रोल रिस्क। क्लियर, पहला क्या है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा क्या है कंट्रोल रिस्क। क्वेश्चन में दिया है इनहेरेंट रिस्क कितनी है, 40%। क्लियर, और दूसरा क्वेश्चन क्या देता है, जो कंट्रोल है ना, जो कंट्रोल प्रोसीजर, वो 60% तक मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं। मतलब 40% क्या है, कंट्रोल रिस्क है। राइट, 75% दिया था क्वेश्चन। ओके, 75% दिया, तो 25% क्या है, कंट्रोल रिस्क है। तो अब अल्टीमेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी हुई, 10%। 40% इंटू 25%। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, 10%। ऑडिट होने से पहले मिसस्टेटमेंट होने की क्या रिस्क है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है कि ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है। राइट, क्या है ओवरऑल ऑडिट रिस्क, तो हमको पता है ऑडिट रिस्क क्या होती है, ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करे उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क 2 चीजों से बनती है, पहला तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा क्या है, डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपने कितनी निकाली है, अपन ने 10% निकाली है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपन ने 10% निकाली है। अब सेकंड है, क्वेश्चन ने दिया है कि ऑडिटर की जो ऑडिट प्रोसीजर है वो 60% तक मिस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर, तो 40% क्या रिस्क है कि ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो डिटेक्शन की रिस्क कितनी हुई, 40%। तो इस केस में ऑडिट रिस्क कितनी हुई, 4%। 10% इंटू 40%, 4% चांसेस क्या है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करे। क्लियर, ये तो था अपना पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको अलग से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये आपके नोट से ही कवर हो जाएगा, इंटर लेवल का क्वेश्चन था। अब अपन देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट, क्या देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ है, 2 चीजें पूछी है। पहला देखो, ऑडिटर ने स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है। क्लियर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वो स्टेटमेंट सही है। दूसरा पूछ रहा है एरिया जहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन का क्या है, पोटेंशियल इफेक्ट ज्यादा होता है। राइट, इनहेरेंट लिमिटेशन का पोटेंशियल इफेक्ट ज्यादा होता है। क्वेश्चन 2 चीजें पूछ रहा है। क्लियर, अब केस क्या दिया हुआ है, एक ऑडिटर ने क्या किया, किसी कंपनी की ऑडिट करी है, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद क्या हुआ, एक फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ। राइट, क्या हुआ, फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ। अब क्वेश्चन उठाए गए ऑडिट पे कि सर, आपके ऑडिटर पे कि सर आपने फ्रॉड को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया, आपने फ्रॉड को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया। तो इसके जवाब में, राइट, इसके रेस्पॉन्स में ऑडिटर ने क्या जवाब दिया कि सर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। राइट, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसके कारण हम सारी मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये तो ऑडिटर ने दिया पहला स्टेटमेंट। दूसरा ऑडिटर ने क्या स्टेटमेंट दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन परजुएसिव एविडेंस इन सर्टेन मैटर्स। ऑडिटर ने एक खतरनाक स्टेटमेंट दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन परजुएसिव एविडेंस इन सर्टेन मैटर। तो अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। क्लियर, तो पहला तो
फ्रॉड का आइडेंटिफाई नहीं होना इसका मतलब ये नहीं कि हमने ऑडिट प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं करी है। क्लियर? वो कहाँ से पता चलेगा? हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा कि हमने ऑडिट प्रॉपर्ली करी है या नहीं करी। पहला केस तो ये हुआ। दूसरा, इन हैंड लिमिटेशन का अपन रेफरेंस देंगे कि उसके कारण हम क्या है सारी मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ऑल्दो हम ऑडिट क्या करें ऐसे के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। क्लियर? फिर ऑडिटर ने जो कमेंट किया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन परजेजिव एविडेंस इन सर्टेन मैटर। ये जो स्टेटमेंट था ऑडिटर का, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। राइट? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टैंडर्ड्स क्लियरली बोलते हैं कि ऑडिटर को लेस देन परजेजिव एविडेंस के केस में सेटिस्फाई नहीं होना है। राइट? ऑडिटर को क्या है ना एनालाइज करना है कि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले है या नहीं मिले। और ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? परजेजिव ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। जितनी ज्यादा रिस्क होती है ऑडिट एविडेंस उतनी ही ज्यादा परजेजिव होने चाहिए। अगर परजेजिव ऑडिट एविडेंस नहीं है तो ऑडिटर को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या करेगा? उसके अकॉर्डिंग इश्यू करेगा। क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट था ऑडिटर का, ये स्टेटमेंट क्या था? गलत था। तो आपको पहला तो ये स्टेटमेंट आपको मार्क डाउन करना है। अब ध्यान रखना गाइस, अगर आपको बात नहीं पता थी तो अब क्या करोगे? अब अपने नोट्स में इस चीज को मार्क करना कि ऑडिटर सेल नॉट सेटिस्फाई हिमसेल्फ इन केस ऑफ लेस देन परजेजिव ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर सेल ऑब्टेन परजेजिव ऑडिट एविडेंस। क्लियर? ये आपको लाइन क्या करनी है? अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। दूसरा डायरेक्ट केस था। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपको कुछ एरिया बताने थे। राइट? अपन को क्या करना था? कुछ एरिया बताने थे जहाँ पे इन हैंड लिमिटेशन का क्या है? पोटेंशियल इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे कि फ्रॉड के केस में, रिलेटेड पार्टीज के केस में, लॉ एंड रेगुलेशन के केस में, और गोइंग कंसर्न जहाँ पे फ्यूचर इवेंट्स की बात होती है वहां पे इन हैंड लिमिटेशन का क्या है? पोटेंशियल इफेक्ट ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए, ऐसे 200 के यही रेलेवेंट क्वेश्चन थे। अब अपन शुरू करते हैं ऐसे 210। कौन सा स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं? ऐसे 210 शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है प्री कंडीशंस के बारे में कि कौन कौन सी प्री कंडीशंस होती है, ऑडिटर क्या क्या प्री कंडीशंस चेक करता है। दूसरा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मैनेजमेंट एक लिमिटेशन लगा रहा है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है? लिमिटेशन लगा रहा है ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिटर को ये ना एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? प्री कंडीशंस के बारे में बताएंगे कि प्री कंडीशन ऑडिटर क्या क्या चेक करता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFR के अकॉर्डिंग बनाने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। ऑडिटर को सारे डॉक्यूमेंट देना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। क्लियर? ये हमारी कुछ प्री कंडीशंस होती है। फिर बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन में क्या था? मैनेजमेंट ऑडिटर ने क्या किया? इंटरनल रिपोर्ट के बारे में बात करी, इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट के बारे में। मैनेजमेंट ने बोला कि हम आपको इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं दे रहे। एक तो ये लिमिटेशन लगाई और इसके अलावा कुछ और लिमिटेशन लगाई। तो स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है, ऐसे 210 क्लियरली बोलता है कि अगर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगा रहा है, राइट, मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगा रहा है जिसके कारण ऑडिटर को लगता है, राइट, जिसके कारण ऑडिटर को लगता है कि उसको क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। राइट? क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। तो ऑडिटर ऐसे लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये देखिए, यही मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा था, जो मेन आंसर था। यहाँ पे यही चीज को हाईलाइट भी किया है रेड कलर में। क्लियर? ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट सच ए लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट। क्लियर? तो ये था हमारा ऐसे 210 का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। राइट? बहुत बकवास क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने, लंबी चौड़ी रामायण करी थी। क्या रामायण थी? है ना, एक तो एंटिटी ने एंगेजमेंट लेटर दिया था। क्लियर? उस एंगेजमेंट लेटर में कुछ चीजें है ना उन्होंने पहले दे रखी थी। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस एंगेजमेंट लेटर और ऐसे 210 के अकॉर्डिंग जो एंगेजमेंट लेटर है दोनों के बीच में क्या इनकंसिस्टेंसी है। राइट? हमको इनकंसिस्टेंसी बतानी थी। तो एंगेजमेंट लेटर में क्या था? एक पॉइंट मिसिंग था। क्या पॉइंट मिसिंग था? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। राइट? क्या पॉइंट मिसिंग था? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको क्लियरली ये बताना था कि ऐसे 210 और ये जो एंगेजमेंट लेटर जो एंटिटी ने दिया है इन दोनों के बीच में ये एक इनकंसिस्टेंसी है। क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने एंगेजमेंट लेटर में इंकॉर्पोरेट नहीं किया था, ये एक इनकंसिस्टेंसी थी। क्लियर? तो MBA लिमिटेड वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, R&D कंपनी वाला। क्लियर? इसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कि आप कुछ कंडीशन बताइए जिसमें ऑडिटर को अपनी ऑडिट एंगेजमेंट की जो टर्म्स है उनको रिवाइज करनी चाहिए। राइट? क्या करनी चाहिए? टर्म्स को रिवाइज करनी चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं, जैसे ओनरशिप में चेंज होना। अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने क्या किया था? टर्म्स को मिसअंडरस्टैंड किया था। ठीक है? लॉ एंड रेगुलेशन में चेंज होना, AFRF में चेंज होना, जो रहता है ना, जो अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है उसमें कुछ चेंज वगैरह होना, अगर ऐसे कुछ सिचुएशन है तो ऑडिटर क्या करनी चाहिए? अपनी टर्म्स को रिवाइज करनी चाहिए। क्लियर? तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, इसमें कितनी लंबी चौड़ी रामायण करी है। राइट? कितनी लंबी चौड़ी रामायण करी है।
आपको ये रामायण तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़नी है। क्लियर? तो देखिए लास्ट में है ना, क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर में आप क्या क्या है ना कंटेंट इंक्लूड करोगे। क्लियर? इसके बाद आप क्या करना, पूरी रामायण पढ़ना कि और कोई केस तो नहीं पूछा है। क्लियर? तो इसमें और कोई केस नहीं पूछा, सिर्फ सिंपल सा केस पूछा था कि आप एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करोगे। तो क्या क्या करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, responsibility of auditor, responsibility of management, clear identification of AFRF and reference to expected form and content of audit report। ये 5 चीजें हमको देनी थी और पूरे नंबर हमको मिल जाते। क्लियर? चलिए अब अपन नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं ऐसे 220। क्लियर? क्या शुरू कर रहे हैं अपन, ऐसे 220 शुरू कर रहे हैं। तो गाइस अपन ने जो भी रिवीजन किया था ना, अभी जो अपन रिवीजन सीरीज पूरी करी थी, अपन ने उसमें सारे पॉइंट्स कवर किया, राइट। ऑलमोस्ट अपन आप देखोगे जब अपन क्वेश्चन डिस्कस करें आपको लगेगा कि सर हमने 95% क्वेश्चन को वहीं पे कवर कर दिया, राइट। उस डायरेक्ट नोट से ही अपने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, अपन ने रिवीजन ही इस तरीके से किया है। तो चलिए अब अपन देखते हैं ऐसे 220 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पर आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, प्लीज एडवाइज एज पर ऐसे 220। क्लियर? आपको क्या करना है, ऐसे 220 के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। अब क्वेश्चन क्या था, हमने क्या किया, किसी कंपनी की ऑडिट करी, क्या करा, किसी कंपनी की ऑडिट करी। अब हमने क्या किया, हमारे इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग भी हमने हमारा असेसमेंट कर लिया कि इंडिपेंडेंस के जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अब वो क्या था, लिस्टेड एंटिटी थी। अब वहाँ पे इक्यूसीआर भी अपॉइंट था। अब इक्यूसीआर ने क्या किया, इक्यूसीआर ने वो डॉक्यूमेंट मांगे, राइट। इंडिपेंडेंस के जो रिगार्डिंग हमने जो असेसमेंट किया है उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट मांगे। इक्यूसीआर बोल रहा है कि हम उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना चाहते हैं। अब एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या बोला इक्यूसीआर को, सर ये आपके स्कोप से बाहर है। एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या बोला, ये आपके स्कोप से बाहर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर का ये जो व्यू है, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या क्या ये गलत है, प्लीज आप बताइए। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। ऑडिटर को है ना असेस करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, कोई थ्रेट है या नहीं है। अगर थ्रेट है तो ऑडिटर क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। क्लियर? तो पहले तो हम क्या करेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, फिर दूसरा बताएंगे इक्यूसीआर का स्कोप। ध्यान रखना, जब हमने इक्यूसीआर देखा तो ऑडिटर क्या, इक्यूसीआर क्या करता है, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट, और इक्यूसीआर क्या करता है, उसको भी रिव्यू करता है, राइट। इक्यूसीआर के स्कोप से बाहर नहीं है। तो एंगेजमेंट पार्टनर का जो कंटेंशन था कि आपके स्कोप से बाहर, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर? तो यहाँ पे ये दिया, इन द गिवन केस एंगेजमेंट पार्टनर इज नॉट राइट, इंडिपेंडेंट असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड आल्सो बी गिवन टू इक्यूसीआर फॉर इज रिव्यू। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ये है ओपन एसोसिएट वाला। क्लियर? अब इसमें भी अपन को पूरा है ना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, राइट। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है, कंपनी है वो क्या है, लिस्टेड एंटिटी है। क्लियर? अब हमने हमारी ऑडिट रिपोर्ट कब तारीख डेट करी, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, 12 मई, राइट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, 12 मई। और जो इक्यूसीआर है उसने अपना रिव्यू कब कंप्लीट किया है, 15 मई, राइट। उसने अपना इक्यूसीआर अपना रिव्यू कब कंप्लीट किया है, 15 मई को। अब हमको बताना है कि ये जो हमने जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, राइट। अब सिर्फ बोला है प्लीज कमेंट, इतना सही देके कर दिया है। क्लियर? तो अब हमको क्या है, इधर सीधा सा क्लिक होना चाहिए एज पर ऐसे 220। ऐसे 220 क्लियरली बताता है कि जब तक इक्यूसीआर अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं कर लेता, राइट, जब तक इक्यूसीआर अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं कर देता तब तक अपन अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करेंगे। अब देखिए इक्यूसीआर तो 15 को कंप्लीट हुआ है और हमने डेट किया क्या, ऑडिट रिपोर्ट को 12 तारीख को। मतलब ऐसे 220 का क्या है, वॉयलेशन। मतलब ऑडिटर क्या है, ऑडिटर ने 220 का वायलेशन किया है, ऑडिटर ने उससे कंप्लाई नहीं किया है। क्लियर? दूसरा, ऑडिटर ने ऐसे 700 का भी रेफरेंस दिया, राइट। यहाँ पे ऐसे 700 का भी रेफरेंस दिया गया है। ऐसे 700 क्या बोलता है कि जब तक ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, राइट, ऑडिटर को जब तक उसके रिगार्डिंग ऑडिटर का रिव्यू पूरा नहीं होता कि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या नहीं मिले, ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करना चाहिए। और जो इक्यूसीआर का रिव्यू होता है ना, इक्यूसीआर का, वो ऑडिटर को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू असेस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले है या नहीं मिले। क्लियर? तो ऐसे 700 के अकॉर्डिंग भी ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट इक्यूसीआर के रिव्यू से पहले ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना इन दो चीजों का रेफरेंस देना है। हो सकता है आपको ऐसे 220 का क्लिक हो जाए, पर ध्यान रखना आपको इस केस में ऐसे 700 का भी रेफरेंस देना है। क्लियर?
देखिए, इन द गिवन केस साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिव्यू ऑफ EQCR इज नॉट राइट। क्लियर। अब एक अपन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक फर्म थी, उसने क्या किया, किसी कंपनी की ऑडिट करी। अब जो पार्टनर था ना, वो क्या गया, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले मर गया। क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले मर गया। अब जो दूसरा पार्टनर था, उसने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करी। क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट को साइन करी। तो स्टैंडर्ड बोलता है, क्या बताइए कि उसने जो साइन किया क्या ये सही है या नहीं। क्लियर, उसने जो साइन किया ये सही है या नहीं। फिर एक क्वेश्चन ने एक और चीज बोली थी, उसने रिव्यू किए बिना साइन किया। राइट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, उसने रिव्यू किए बिना ऑडिट रिपोर्ट का क्या किया है, साइन किया है। तो बताइए कि जो दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर जिसने साइन किया ये सही किया है या नहीं किया है। तो ध्यान रखना, हमको यहाँ पे जनरल आंसर देना पड़ेगा कि पहला तो जो एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है, ओपिनियन के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उसकी होती है। दूसरा, वो किसी और मतलब जो है दूसरा ऑडिटर उसके है ना वर्क पे रिलाई कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैव एडिक्वेट है ना स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस। उसके पास अगर एडुकेट ट्रेनिंग नॉलेज है तो ऑडिटर क्या कर सकते हैं, उसके वर्क पे रिलाई कर सकता है। पर ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि उसका जो वर्क है क्या ये ऑडिट के एडिक्वेट है या ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। ऑडिटर को जो रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर को उसको डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ऑडिटर ने जो रिव्यू नहीं किया वो ऑडिटर ने गलत किया, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली रिव्यू तो करना पड़ेगा। दूसरा, ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है। क्लियर। पर ओपिनियन के कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, जो साइन कर रहा है वो रेस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आंसर में यही दिया है। क्लियर। देखिए, पहला तो इसने क्या दिया है, however the auditor should carefully direct, supervise and review the work delegated. ठीक है, he should obtain reasonable assurance that work performed by other auditor, expert, assistant adequate for his purpose. Clear. Here CA Chandra is allowed to sign the audit report through he will be responsible for expressing his opinion. He may rely on the work performed by CA should provided he further access adequate skill due and review the work performed by him. Clear. चलिए अब अपन को शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 230। कौन सा शुरू कर रहे हैं, ऐसे 230 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू हिज वर्किंग पेपर्स टू रेगुलेटर एंड थर्ड पार्टी। पूछ रहा है कि रेगुलेटर थर्ड पार्टी के केस में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहे हैं। चलिए तो ऐसे तो अपन को देखते हैं, क्वेश्चन बहुत जनरल लगता है, वो लगता है यार क्वेश्चन बहुत ईजी है, पूरे नंबर आ जाएंगे। पर ध्यान रखना, अब आपको अच्छे से पर्टिकुलर अपन को नहीं पता कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, या तो आपको पता चल रहा है ऐसे 230 का है, पर स्पेसिफिकली ऐसे 230 का नहीं है। ये मैंने इसको यहाँ पे डाला है, आप इसको कहीं पे भी डाल सकते थे गिवन केस में। क्लियर। क्योंकि ये वर्किंग पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ऐसे 230 का पार्ट है। क्लियर। ये किसकी बात कर रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा, क्लियर, तो ध्यान रखना कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल और प्रोफेशनल एथिक्स, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। वो क्या बोलता है कि ऑडिटर शुड नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू वर्किंग पेपर टू एनी थर्ड पार्टी विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी और अनलेस देयर इज लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोजर। क्लियर। ऑडिटर को क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। पहला तो कौन बोलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट बोलता है। दूसरा, ऐसे 200 भी बोलता है ऑडिटर को क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। राइट, ऑडिटर को क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ऑडिटर ने जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी है ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर किसी थर्ड पार्टी को क्या करेगा, डिस्क्लोजर नहीं करेगा। क्लियर। अगर ऑडिटर किसी लीगल पर्सन को भी, अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है ना, कम्युनिकेट करेंगे, तो भी ऑडिटर क्या करेगा, पहले क्लाइंट को कम्युनिकेट करेगा। परमिशन की बात नहीं कर रहा है, ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट को कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। फिर SQC 1 का रेफरेंस देना है, जो बात करता है ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। वो चाहे तो उसका कुछ एक्सट्रैक्ट किसी को डिस्क्लोज करे, चाहे तो नहीं करे। क्लियर। तो देखिए हमने किस किस का रेफरेंस दिया। दूसरा, हमको क्या करना है, ऐसे 230 का रेफरेंस देना है कि क्या करता है, ऐसे 230 जो हमने एडिशनल पर्पस डिस्कस किए थे हमको क्या करना है, उसका भी रेफरेंस देना है। राइट, यहाँ पे हमने बोला था एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए भी है ना ऑडिट वर्किंग पेपर काम आते हैं। क्लियर। तो हमको चार्ज जो का रेफरेंस देना है, ध्यान रखना, हमको चार्ज जो का रेफरेंस देना है। पहला तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट का देना है, ऐसे 200 का देना है, SQC 1 का देना है और ऐसे 230 का रेफरेंस देना है। क्लियर। लास्ट में हमको एक कंक्लूजन देना है कि ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू हिज
वर्किंग पेपर टू रेगुलेटर्स, राइट। और रेगुलेटर को देना तो ऑडिटर की क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर किसी थर्ड पर्सन को देना है तो वो क्या रहेगा, ऑडिटर का डिस्क्रिप्शन रहेगा। अगर उसको डिस्क्लोज कर रहा है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर, ओके। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो, आप इसको चाहो तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखना, आप आराम से इसको रीड करना। क्लियर। अब अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, फैक्टर्स दैट वुड इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर। क्लियर, जैसे कि नेचर ऑफ, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, क्लियर, ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज्ड एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन। ये कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को। क्लियर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अभी तक आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेफर करना है, ऐसे 230 का एक क्वेश्चन और 220 का भी आप है ना एक बार, है ना, वापस एक बार क्या करिएगा, सेल्फ रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इनको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब अपन शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऐसे 240, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अब पहला केस क्या है, इस केस में क्या है कि मैनेजमेंट ने क्या किया, एक बुक एंट्री पास करी है 60 लाख की किसी सर्विस के रिगार्डिंग पेमेंट की। क्लियर, तो ऑडिटर के उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं है, ऑडिटर को उसके रिगार्डिंग कोई भी इनवॉइस नहीं मिल रहा है। क्लियर, तो बताते हैं कि इस केस में ऑडिटर आप क्या करोगे, राइट, इस केस में ऑडिटर आप क्या करोगे। क्लियर है, तब ये जो है ये क्या है, मिस स्टेटमेंट है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, फ्रॉड का इंटेंशन लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्रॉड का इंटेंशन लग रहा है। मैनेजमेंट ने क्या किया है, फिक्चर्स जनरल एंट्री पास करी, राइट, क्या किया है, मैनेजमेंट ने फिक्चर्स जनरल एंट्री पास करी है। तो अब इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट फ्रॉड लग रहा है, क्या लग रहा है, मैनेजमेंट फ्रॉड लग रहा है। अब ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट बाय फ्रॉड लग रहा है तो ध्यान रखना, ये हमने जो स्पेसिफिक केस डिस्कस किया था ऐसे 240 में, राइट, जो ऑडिटर को लगता है कोई ऐसे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस तो नहीं है विच ब्रिंग इनटू क्वेश्चन हिज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ ऑडिटर, राइट, कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस वगैरह तो नहीं है। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है या नहीं, ऑडिटर क्या करेगा, उसमें देखता है कि मैनेजमेंट क्या ना फ्रॉड में इन्वॉल्व वगैरह तो नहीं है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी वगैरह देखता है, क्योंकि ऑडिटर को लगता है उनकी इंटीग्रिटी, टीसीडब्ल्यूजी की इंटीग्रिटी वगैरह पे ऑडिटर को डाउट लगता है। क्लियर, तो कुछ सर्कम ऑडिटर क्या करता है, फैक्टर है ना डिसाइड करता है, जिसके बाद ऑडिटर डिसाइड करता है कि ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। ऑडिटर को लगता है कि ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसके कंटिन्यू पर क्वेश्चन है, तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में, सबसे पहले तो अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, राइट, क्या करेगा ऑडिटर, अपनी प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉल का ऑप्शन देखेगा, क्या ऑडिटर विड्रॉ कर सकता है। अगर ऑडिटर डिसाइड करता है कि ऑडिटर विड्रॉ कर सकता है तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, पहला तो कि ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है, दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, रीजन बताएगा। क्लियर, और अगर ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है तो ऑडिटर देखेगा उस केस में मेरी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्लियर है, अब ध्यान रखना आपको इसमें दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना, आपको एक तो कंपनी लॉ का रेफरेंस देना है, सेक्शन 143 का, जो फ्रॉड के बारे में बात करता है, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है या फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, राइट। दूसरा आपको रेफरेंस देना है क्लॉज 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ पैरो 2020। क्लियर, आपको दो चीजों का रेफरेंस आपने देना है, ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे 240 का रेफरेंस नहीं दोगे। अभी अपने नोट्स खोलिए, जो पेपर आपने रखा है उसमें इसको मार्क डाउन करिए, आप सिर्फ ऐसे 240 का रेफरेंस नहीं दोगे, आप साथ में कंपनी लॉ का भी रेफरेंस दोगे और कारो का भी रेफरेंस दोगे। क्लियर है, चलिए, तो ये स्पेशल क्वेश्चन था, अच्छे से ध्यान रखना। ध्यान रखना अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, राइट, क्या है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, या फिर ऑडिटर क्या लगता है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी वगैरह पे डाउट होता है, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक केस का जो आंसर था हम क्या करेंगे, वो वाला आंसर देंगे। अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर है, अब अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या है, ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट करी है, ऑडिटर ने क्या किया, हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट, ऑडिटर ने क्या किया, एक कंपनी की ऑडिट करी है, ऑडिटर को क्या है, एक एरर मिली है, राइट, ऑडिटर को क्या मिला है, एक एरर मिली है। क्लियर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रही है, मटेरियली इफेक्ट कर रही है, राइट, क्या करती है, मटेरियली इफेक्ट कर रही है। तो स्टैंडर्ड पूछा है कि सर आप इस केस में क्या करोगे, राइट, इस केस में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, जो एरर है, जो ऑडिटर को एरर मिली है, ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो उसका पोटेंशियल इफेक्ट देखेगा, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, उसका पोटेंशियल इफेक्ट देखेगा। दूसरा ऑडिटर चेक करेगा ये जो मिस स्टेटमेंट है क्या ये इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड तो नहीं है,
ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले चेक क्या ये इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। अब ऑडिटर को लगता है कि क्या ये इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड, अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड है, तो ऑडिटर क्या करेगा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे उसका इफेक्ट देखेगा। जो मैनेजमेंट के जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन थे उनकी रिलायबिलिटी चेक करेगा, क्या वो रिलायबल है या नहीं है। ऑडिटर के जो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर थे, ऑडिटर जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिसाइड किए थे, ऑडिटर चेक करेगा क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। क्लियर। फिर हमने ऐसे T20 में देखा था कि एक बार हम मटेरियलिटी सेट करते हैं, फिर अगर कुछ सर्कमस्टेंस चेंज होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर चेक करेगी जो ऐसे 320 के अकॉर्डिंग ऑडिटर ने जो मटेरियलिटी सेट की थी क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो अब इस सर्कमस्टेंस में ऑडिटर क्या करेगा, अब चेक करेगा ऐसे 320 के अकॉर्डिंग जो उसने मटेरियलिटी सेट करी थी क्या उसको रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। फिर ऑडिटर करेगा ऐसे 450 के अकॉर्डिंग, राइट, ऑडिटर ऐसे 450 के अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को करेक्ट करने को बोलेगा, राइट। मैनेजमेंट को क्या बोलेगा, आप इस मिस स्टेटमेंट को क्या करिए, करेक्ट करिए। क्लियर। अगर मैनेजमेंट करेक्ट करती तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कंफर्म करने के लिए कि उसको करेक्ट किया नहीं किया। अगर मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं करती है, राइट, अगर मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं करती है तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या इस मिस स्टेटमेंट के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं मटेरियल मिसस्टेटेड तो नहीं है। और अगर मटेरियल मिसस्टेटेड है तो ऑडिटर क्या करेगा, अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा। अच्छे से सुनना, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पोटेंशियल इफेक्ट देखेंगे, फिर हम देखेंगे फ्रॉड का इंडिकेशन तो नहीं है। अगर फ्रॉड का इंडिकेशन है तो हम क्या करेंगे, गिवन प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जो भी हमने डिस्कस किया है। फिर हम ऐसे 320 का भी रेफरेंस देंगे और ऐसे 450 का भी रेफरेंस देंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख लेना, अभी भी चाहो तो इसको वापस एक बार रीड कर लीजिए। क्लियर। अपन कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट। क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इस एंटिटी में क्या हुई थी, एक स्पेशल ऑडिट हुई थी, राइट। क्या हुई थी, स्पेशल ऑडिट हुई थी। मैनेजमेंट को कि फ्रॉड लगा था, मैनेजमेंट क्या क्या एक उसके लिए स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाई। अब हमारा जो मेन ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो क्या कर रहा है, स्पेशल ऑडिट के डॉक्यूमेंट को मांग रहा है, राइट। स्पेशल ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन को मांग रहा है, उसकी कॉपी मांग रहा है। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसको मना कर रहा है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो कॉपी देने से मना कर रहा है। तो ऑडिटर ने क्या किया, आप ऑडिटर ने बोला कि आप एटलीस्ट उसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, राइट। क्या कहते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और मैनेजमेंट वो भी नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहा है। क्लियर। तो ध्यान रखना, अब मैनेजमेंट अगेन लग रहा है फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ऑडिटर को क्या लग रहा है, मैनेजमेंट अगेन फ्रॉड में इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो स्पेसिफिक केस के अकॉर्डिंग हम जो आंसर देंगे, ऑडिटर क्या करेगा, फिर से हमको वो आंसर देना है कि ऑडिटर को चेक करना है कि अब ऑडिटर है ना, जो ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है नहीं कर सकता है। क्लियर। और ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर सकता, ऑडिटर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा। क्लियर। पहला तो हमको क्या करना है, ऐसे 240 का रेफरेंस देना है, फिर हमको कंपनी लॉ का रेफरेंस देना है, हमको कारों का रेफरेंस देना है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या किया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने नहीं दिया, राइट। क्या किया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 580 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, राइट। किसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ऐसे 580 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो डिस्कस करेगा TCWG के साथ, ऑडिटर चेक करेगा रिलायबिलिटी, ऑडिटर चेक करेगा इंटीग्रिटी ऑफ TCWG मैनेजमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, इस सर्कमस्टेंस का, राइट, ऑडिटर अपने ओपिनियन पे इफेक्ट देखेगा, इसका मेरे ओपिनियन पे क्या इफेक्ट है। क्लियर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। आपको ध्यान रखना किस किस का रेफरेंस देना है, ऐसे 240 का देना था, अच्छे से देना पड़ेगा, स्पेसिफिक केस का पूरा आंसर देना पड़ेगा, कंपनी लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा, कारों का रेफरेंस देना पड़ेगा, ऐसे 580 का रेफरेंस देना पड़ेगा। क्लियर। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। पूछा है पॉसिबल सोर्स ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप बताइए फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कैसे करी जा सकती है, जैसे पिक्चर्स एंट्री से, ठीक है, ट्रांजैक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड नहीं करना, डिले करना, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में है ना एंटर करना, जो है ना ये एस्टिमेट वगैरह होते हैं उसको क्या करना, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट वगैरह करना, है ना, रिसिप्ट वगैरह की चोरी कर लेना, है ना, एसेट को चुरा लेना वगैरह, इस तरीके से क्या किया जा सकता है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी जा सकती है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है ड्यूटी एंड अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। तो ध्यान रखना, हमको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे 200 का रेफरेंस देना पड़ेगा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इन हैंड लिमिटेशन का भी हमको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैनेजमेंट फ्रॉड के केस में इन हैंड लिमिटेशन का पोटेंशियल इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट फ्रॉड के बारे में बताना पड़ेगा, राइट, कि मिस्टेक अगर मैनेजमेंट की तरफ फ्रॉड किया गया तो उसको आइडेंटिफाई करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा। फिर ऑडिटर क्या करेगा, कारों का रेफरेंस देना पड़ेगा हमको, एक हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनी लॉ का रेफरेंस देना पड़ेगा। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव टाइप का लगेगा।
क्लियर है? ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है कि एंटिटी का जो कैश बैलेंस है वो क्या है, 2 करोड़ के आसपास है, राइट। एंटिटी का कैश बैलेंस क्या है, 2 करोड़ के आसपास है, और अमाउंट ओड अमाउंट का भी है ना बैलेंस क्या है, अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2 करोड़ का है। क्लियर? और एंटिटी क्या कर रही है, 50,000 के खर्चे के लिए डेली क्या करिए, बैंक से विड्रॉ करिए। जब आपके पास कैश बैलेंस होता है तो आप डेली है ना 50,000 के लिए है ना बैंक से विड्रॉ क्यों कर रहे हो? क्लियर? तो ये बोल रहे हैं एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करोगे। तो ध्यान रखना, जिस एंटिटी में कैश बैलेंस, गाइडेंस नोट बोलता है कि जिस एंटिटी में कैश बैलेंस इतना ज्यादा होता है, राइट, कैश बैलेंस इतना ज्यादा होता है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो अपनी जो प्रोसीजर है उसमें सरप्राइज चेक को क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, सरप्राइज चेक करेगा, अलग है ना, एकदम बिना बताए क्या करेगा, कैश बैलेंस को जाके चेक करेगा। क्लियर? और वो भी क्या करेगा, फ्रीक्वेंटली करेगा, राइट, क्या करेगा, फ्रीक्वेंटली करेगा। दूसरा, जो कैश बैलेंस है अगर वो बुक बैलेंस से मैच नहीं होता, राइट, अगर अकाउंट से मैच नहीं होता है तो ऑडिटर क्या करेगा, रीजन पूछेगा, और अगर उसको क्या करेगा, अप्रूव, अगर एडुकेट रीजन नहीं मिलते तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट उसको अप्रोप्रिएटली डील करेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लेना। क्लियर है? क्योंकि ये सेम चीज आपको ऐसे 240 में नहीं मिलेगी, गाइडेंस नोट में मिलेगी। क्लियर? तो इसको अपन सारे गाइडेंस नोट तो नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन को अलग से एक बार रेफर कर लेना। फिर ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन पूछा है कि आपने क्या है, कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड कंक्लूड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू एज ए ऑडिटर। तो आप इस केस में आप किस तरीके से सिचुएशन को डील करोगे। सबसे पहले ऑडिटर क्या अपनी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, ऑडिटर देखेगा विड्रॉल का ऑप्शन है, अगर ऑडिटर डिसाइड करता है ऑडिटर को विड्रॉ करना है तो ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा, हमको कारों का रेफरेंस देना है, हमको क्या करना है, कंपनी लॉ का भी रेफरेंस देना है। अगेन रिपीटेड था। क्लियर है? एक सेकंड होल्ड करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑडिटर को पता चलता है कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक फ्रॉड किया, राइट, मैनेजमेंट ने क्या किया है, एक फ्रॉड किया है। और पर जो फ्रॉड था, राइट, जो अमाउंट को जो किया था वो किया गया वापस से है ना रिम्बर्स कर दिया, वापस से कंपनी के अकाउंट में डाल दिया गया है। तो बताइए कि आप इस तरीके से इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करोगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, अमाउंट का वापस आना है, उसको वापस से रेक्टिफाई करना, ये कोई सही तरीका नहीं है, फ्रॉड तो फ्रॉड होता है। क्लियर? तो अब अगर फ्रॉड किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले उसका पोटेंशियल इफेक्ट देखेगा, चेक करेगा क्या ये मटेरियली मिसस्टेटेड तो नहीं करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दूसरा, ऑडिटर क्या करेगा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे है ना इसका इफेक्ट देखेगा, फ्रॉड का अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे इसका इफेक्ट देखेगा। दूसरा, जो मैनेजमेंट के जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर क्या करेगा, उनकी रिलायबिलिटी चेक करेगा, क्या वो रिलायबल है या नहीं। दूसरा, अगर ऑडिटर को लगता है क्या है मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ तो क्वेश्चन डायरेक्टली बता रहा है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर फिर से देखेगा जो ऑडिटर ने जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सेट करी थी क्या अभी भी वो अप्रोप्रिएट है या उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो दूसरा, ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर पे इसका इफेक्ट देखेगा, ऑडिटर देखेगा इसका मेरे ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इफेक्ट है। दूसरा, ऑडिटर क्या करेगा, जो फ्रॉड किया ऑडिटर देखेगा इसका मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट है, राइट, मेरे को इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, फ्रॉड के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा। ऑडिटर चेक करेगा ऐसे 320 मटेरियलिटी को क्या वापस से रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कंपनी लॉ का सेक्शन 143 का रेफरेंस देंगे और कारों के क्लॉज 11 का रेफरेंस देंगे। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप क्या पूछा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पूछा, राइट, क्या पूछा है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पूछा। तो 3 फ्रॉड रिस्क फैक्टर थे एज पर ऐसे 240, एक तो इंसेंटिव प्रेशर, एक तो अपॉर्चुनिटी, दूसरा क्या है एटीट्यूड या फिर रेशनलाइजेशन। फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इंसेंटिव प्रेशर के वक्त, जैसे कि आपका कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, क्लियर, या फिर क्या है कोई है ना टारगेट बेस है ना कोई रिवॉर्ड वगैरह है, क्लियर, या फिर आपको लगता है कि है ना कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपको एम्प्लॉय को निकाल दिया अगर करेगा निकाल देंगे, ठीक है, उनको टर्मिनेट वगैरह कर देंगे। तो ऑडिटर देखेगा कोई इस टाइप के प्रेशर वगैरह तो नहीं है। दूसरा, ऑडिटर क्या चेक करेगा, अपॉर्चुनिटी वगैरह, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल का वीक होना, इंटरनल कंट्रोल का एब्सेंट होना, या फिर कुछ लार्ज है ना वैल्यू ऑफ आइटम उन पर है ना कंट्रोल अच्छे से नहीं है, ऑडिटर चेक करेगा ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह तो नहीं है। तीसरा, ऑडिटर क्या चेक करेगा, एटीट्यूड रेशनलाइजेशन उसका चेक करेगा, उनका बिहेवियर चेक करेगा, उनकी लाइफ स्टाइल चेक करेगा। ऑडिटर एक कंपनी में ऑडिट करने गया, वहाँ पे पता चला उसका जो प्यून है वो मर्सिडीज लेके आ रहा है। अब ऑडिटर सोच रहा है मैं तो हीरो होंडा लेके आ रहा हूँ और ये प्यून होकर मर्सिडीज लेके आ रहा है। तो ऑडिटर क्या करेगा, उनकी लाइफ स्टाइल चेक करेगा, काफी बार उनकी लाइफ स्टाइल भी इंडिकेट करती है कि फ्रॉड हो सकता है। क्लियर? तो ऑडिटर मैंने इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन 3 चीजों के कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्लियर? एक बार रीड करना, बहुत इजी क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, दूसरा पूछा है कुछ टेक्निक। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। क्लियर, आपको यहाँ से इसको देखने की जरूरत नहीं, आपके नोट से इजीली कवर हो जाएगा। अब गाइस अपन देखते हैं नेक्स्ट ऐसे 250, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, किसके लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रोल क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा है ना, ऑडिटर AFR देखेगा, ऑडिटर चेक करेगा क्या लॉ एंड रेगुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल है, एंटिटी उसको किस तरीके से कंप्लाई कर रही है, और ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या है डायरेक्ट इफेक्ट है, राइट, क्या है डायरेक्ट इफेक्ट, ऑडिटर क्या करेगा उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। अदर लॉ एंड रेगुलेशन जो फंडामेंटल है, ऑडिटर क्या करेगा उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। एक तो दिया हुआ इंक्वायरी और एक क्या था इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर, दूसरा ऑडिटर क्या करेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा थ्रू आउट द ऑडिट। फिर ऑडिटर क्या करेगा मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा। एंड लास्ट में ऐसे दोस्तों क्या बोलता है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना। क्लियर, बहुत जनरल क्वेश्चन था, नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये पूछा है इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। कुछ ऐसी सर्कमस्टेंस, कुछ ऐसी एग्जांपल बताइए जो इंडिकेट करती है नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, जैसे कि एडवर्स मीडिया कमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से रेड वगैरह होना, राइट, जो है ना टैक्स हेवन में जो है ना कंपनियां रजिस्टर्ड है, आप क्या कर रहे हो उनके साथ है ना पेमेंट कर रहे हो, आपने क्या किया गुड्स है ना अमेरिका से खरीदा, आप पेमेंट क्या कर रहे हो जापान में कर रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो एक्सेसिव है ना कमीशन वगैरह दे रहे हो, राइट, या फिर आप क्या है ना मार्केट रेट से बहुत कम कमीशन वगैरह दे रहे हो, या फिर आप परचेज कर रहे हो बहुत हाई प्राइस पे या फिर मार्केट से बहुत कम प्राइस पे। क्लियर, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, अपने नोट से आराम से कवर हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे क्या था, हम जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे थे, राइट, हम जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे थे हमको वहां पे पता चलता है कि जो मैक्सिमम लेबर है वो क्या है चाइल्ड लेबर है, क्या है चाइल्ड लेबर है। जब ऑडिटर ने इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया, राइट, इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया है, तो मैनेजमेंट क्या बोला, ये आपके स्कोप से बाहर है, ये आपके स्कोप से बाहर है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो हमको बताना है इसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ध्यान रखना जो ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिसका क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट है, ऑडिटर क्या करना है उनके कंप्लायंस के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। और ध्यान रखना अगर चाइल्ड लेबर है, अगर लेबर लॉ का वायलेंस है, वायलेशन किया है तो पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकते हैं, दूसरे भी कुछ और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो बेसिकली ये ऑडिटर के स्कोप से बाहर नहीं है। क्लियर, हमको यही बताया था जो मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है वो सही नहीं है। क्लियर, अगर ऑडिटर को लगता है कि क्या है नॉन कंप्लायंस हुआ है लॉ एंड रेगुलेशन के और उसका क्या है ना मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ऑडिटर क्या करेगा अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, या तो ऑडिटर क्वालिफाइड देगा या फिर ऑडिटर क्या करेगा एडवर्स देगा। यही देखो ये दिया हुआ है, इफ इन केस ऑफ ऑडिटर कंक्लूड दैट नॉन कंप्लायंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर, फिर अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, और पूछा है कि लॉ एंड रेगुलेशन के नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर की रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है कि आपकी रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अपने रिवीजन में अपन इसको अच्छे से कवर किया था रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए साइड में इसी चार्ट को मैंने वापस से शॉर्ट में किया है। ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा TCWG को है ना कम्युनिकेट करेगा रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस, और अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो ऑडिटर क्या करेगा एज सून एज पॉसिबल उसको कम्युनिकेट करेगा। और अगर ऑडिटर को लगता है TCWG मैनेजमेंट दोनों ही इन्वॉल्व है तो ऑडिटर क्या करेगा कोई हायर अथॉरिटी ऑडिटर क्या करेगा उसको कम्युनिकेट करेगा। फिर ऑडिटर देखिएगा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को मेरे को कम्युनिकेट करने की जरूरत है जैसे। क्लियर, फिर ऑडिटर क्या करेगा ऑडिट रिपोर्ट पे अगर उसको लगता है कि इसका मटेरियल इफेक्ट है उसको है ना एडिक्वेटली डील नहीं किया तो ऑडिटर क्या करेगा उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एडिक्वेटली है ना रिपोर्ट करेगा, अपना ओपिनियन क्या करेगा मॉडिफाई करेगा। अब वो ऑडिटर को लगता है ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पा रहा ड्यू टू लिमिटेशन इंपोज बाय मैनेजमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा ऐसे 705 के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा। अगर ऑडिटर को कंक्लूड नहीं कर पाता है कि उसका मटेरियल इफेक्ट है या नहीं है, ठीक है, और ऑडिटर को लगता है कि पता नहीं चला ऑडिटर की लिमिटेशन के कारण है या फिर अदर देन लिमिटेशन के कारण, ऑडिटर क्या करेगा अगेन ऐसे 705 के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा। क्लियर, तो कुछ खास नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, अब ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन एज ए ऑडिटर नहीं पूछ रहा है, एक CA है किसी कंपनी का क्या है वो CFO है, वो क्या है उसकी मैनेजिंग में है, क्लियर TCWG में है।
अब ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करिए, सीए ऑडिटर को पूछा कि सर आप कुछ चीज बताइए जिससे कि हम इंश्योर कर सके आप कि है ना लॉ एंड रेगुलेशन के साथ क्या है कंप्लाई हो रहा है। क्लियर, हम क्या पॉलिसी सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप लीगल रिक्वायरमेंट की है ना, आप क्या करोगे लीगल रिक्वायरमेंट को, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है उस तरीके उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन करोगे जिससे कि लीगल रिक्वायरमेंट से क्या हो सके, कंप्लाई हो सके। दूसरा आप क्या करोगे, कोड ऑफ कंडक्ट आप डेवलप करोगे। आप एम्प्लॉय को क्या करोगे, ट्रेन करोगे। अगर एम्प्लॉय उससे ना कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लाई नहीं करता तो आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। आप है ना एक्सटर्नल लीगल एडवाइजर को भी हायर कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो रिगार्डिंग लॉ एंड रेगुलेशन। क्लियर, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपने इसको भी रिवीजन सीरीज में कवर किया था। क्लियर, ओके। इसमें यह है पूछा है कि एक सीए है, क्लियर, ही बिकेम अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ऑडिटर को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। क्लियर, तो ऑडिटर को लगता है नॉन कंप्लायंस लॉ एंड रेगुलेशन है, तो ऑडिटर उस केस में ऑडिटर क्या क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, उस नॉन कंप्लायंस का नेचर देखेगा। दूसरा उसके सर्कमस्टेंस देखेंगे, किस सर्कमस्टेंस में नॉन कंप्लायंस ऑकर हुआ है। दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका पॉसिबल इफेक्ट देखेगा। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करेगा, उसका पॉसिबल इफेक्ट देखेगा। फिर जो नॉन कंप्लायंस ऑडिटर क्या करेगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा। क्लियर, अब अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट कंप्लायंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, राइट, लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लायंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते और ऑडिटर को लगता है कि जो नॉन कंप्लायंस है वो क्या है, मटेरियल है। राइट, वो क्या है, मटेरियल है। तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेगा। दूसरा ऑडिटर को लगता है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पा रहे, तो ऑडिटर क्या करेगा, इसका भी अपने ऑडिट ओपिनियन पे इसका इफेक्ट देखेगा। क्लियर, और अगर इम्प्लीकेशन नॉन कंप्लायंस है तो ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट अपना देखेगा, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या वो एप्रोप्रिएट है। दूसरा ऑडिटर क्या करेगा, जो मैनेजमेंट की जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ऑडिटर चेक करेगा क्या वो अभी भी रिलायबल है या नहीं। क्लियर, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर, अब अपन शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 260। राइट, अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या पूछा है, ऑडिटर जो टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करता है उसमें क्या क्या मैटर कम्युनिकेट करेगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर स्कोप ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर कोई दूसरे स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग ऑडिटर को और कोई है ना चाहिए तो ऑडिटर क्या करेगा, वो भी उनसे मांग सकता है। फिर ऑडिटर ने कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी एनकाउंटर करी है, ऑडिटर की जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी ऑडिटर के उसके रिगार्डिंग क्या व्यूज है। क्लियर, अगर ऑडिटर को दूसरे कोई सिग्निफिकेंट मैटर वगैरह मिलते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, उनको भी कम्युनिकेट करेगा। तो ये भी बेसिकली क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है इसमें भी। फिर अपन को इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना ऊपर सारी रामायण करी गई है। लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर टू टीसीडब्ल्यूजी, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर, दूसरा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में पूछा था टाइमिंग, आपको कब टीसी है ना की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ध्यान रखना हमको जो की ऑडिट मैटर के रिगार्डिंग हमारा जो इनिशियल व्यू है हम क्या करेंगे, उसको प्लानिंग स्टेज पे कम्युनिकेट करेंगे। राइट, क्या करेंगे, उसको प्लानिंग स्टेज पे कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा, अगर ऑडिट करते वक्त राइट ड्यूरिंग द ऑडिट हमको कोई की ऑडिट मैटर लगता है तो जिस समय हमको की ऑडिट मैटर लगेगा हम क्या करेंगे, उसको उस समय उसको कम्युनिकेट कर लेंगे। एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा, की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने से राइट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू वे कम्युनिकेशन होना। राइट, तो की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करने से क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन ऑडिटर क्या करता है, उसको हेल्प मिलती है एस्टेब्लिश करने से। दूसरा, की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने से क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी जो उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिगार्डिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको डिस्चार्ज करने में हेल्प होती है। क्लियर, तो ये कुछ की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने के बेनिफिट थे। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको रीड कर लेना। क्लियर, तो इस तरीके आपको आंसर ना की ऑडिट मैटर में मिलेगा ना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप क्या करना है, एक बार इस क्वेश्चन को जरूर रीड कर लेना। फिर हमको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले तो रामायण करी है बहुत सारी, फिर हमको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। राइट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के कुछ एग्जांपल बताइए। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि सिग्निफिकेंट डिले बाय मैनेजमेंट। क्लियर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने वाले क्या करना पड़ रहा है ना, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं
नॉर्मल से ज़्यादा है ना एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, या फिर ऑडिट कंप्लीट करने में ऑडिटर को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन नॉर्मली एक्सपेक्टेड होती है जो कि अवेलेबल होगी उसका क्या होना, अनअवेलेबल होना, या फिर मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन वगैरह लगा रहा है। क्लियर। या फिर ऑडिटर ने क्या बोला था, गोइंग कंसर्न रिगार्डिंग मैनेजमेंट को उसका असेसमेंट एक्सटेंड करने को बोला था, तो मैनेजमेंट उसको एक्सटेंड नहीं कर रही है। तो ये कुछ सिचुएशन है जो क्या करती है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी के एग्जांपल्स थे। क्लियर। बहुत इजी स्टैंडर्ड था ऐसे 260। अब अपन शुरू कर रहे हैं ऐसे 265। कौन सा शुरू कर रहे हैं, ऐसे 265। तो सबसे पहले पूछा, दो चीजें पूछी है। पहला तो लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर आप क्या क्या डालोगे। क्लियर। दूसरा उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लेटर ऑफ वीकनेस के। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ वीकनेस में तो जो इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसी है हम क्या करेंगे, उसको है ना कम्युनिकेट करेंगे। फिर दूसरा उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या है हम क्या करेंगे, उसका है ना इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देंगे टू इनेबल TCWJ मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम क्लियरली बताएंगे कि हमारा है ना ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल पे है ना ओपिनियन देना नहीं है, हमने वही इंटरनल कंट्रोल कंसीडर किए जो हमारे ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। ऑडिटर क्या करेगा, इस चीज को कहना क्लियरली कम्युनिकेट करेगा। फिर हमको कुछ फिर ध्यान रखना, जो लेटर ऑफ वीकनेस होगा ऑडिटर क्या करेगा, उसको राइटिंग में कम्युनिकेट करेगा और टाइमली बेसिस पे कहना कम्युनिकेट करेगा। फिर हमको उसके कुछ बेनिफिट बताने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं। तो ध्यान रखना इसमें हम क्या करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं कि आप किस तरीके से उस लूप होल को इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके आप अपनी वीकनेस को रिमूव कर सकते हो। फिर दूसरा क्या होता है, ये मैनेजमेंट के लिए एक वैल्यूएबल रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है। इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपने अप्रोप्रिएट डिसीजन वगैरह लेते हैं। ये जो लीगल लायबिलिटी होते हैं उसको भी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। क्लियर। तो ये भी एक क्वेश्चन अलग से था, आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से देख सकते हो। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटर लेवल का क्वेश्चन है। फिर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत सारी रामायण करेगी, या फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज एक्सप्लेन वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। हमको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पूछा है, तो देखिए जैसे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होना, इनइफेक्टिव होना, या फिर उसका अब्सेंस होना, या फिर जो एंटिटी का जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, या फिर कुछ मिसस्टेटमेंट थी जो है ना ऑडिट प्रोसीजर है ना, जो प्रोसीजर्स थे उसने आइडेंटिफाई करी पर कंट्रोल है ना, इंटरनल कंट्रोल उसको आइडेंटिफाई करने में क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर। या फिर जो सिग्निफिकेंट रिस्क थी उसके रिगार्डिंग क्या हुआ, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स डिजाइन नहीं हुआ। तो ये कुछ सर्कमस्टेंस है, ये कुछ इंडिकेटर से रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। जो अपन इसको आराम से है ना अपने रिवीजन सीरीज में कवर किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या मैटर कंसीडर करोगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन की डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट और नॉट। ये ध्यान रखना, ये भी अपने चीज अपने रिवीजन सीरीज में कवर करी थी। और ये क्या मैटर कंसीडर करेगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि सिग्निफिकेंट जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या उस डेफिशिएंसी के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, उस डेफिशिएंसी के कारण कहीं फ्रॉड तो नहीं हो सकता। क्लियर। ऑडिटर देखेगा कि है ना उससे कितना अमाउंट एक्सपोज होता है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऑडिटर देखेगा क्या एक्सपोज हो सकती है, क्या अमाउंट एक्सपोज होगा। क्लियर। ऑडिटर देखेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शन डिटेक्टेड, राइट। ऑडिटर देखेगा उसके जो डेफिशिएंसी है उसकी दूसरी डेफिशिएंसी के साथ उसका इंटरेक्शन वगैरह देखेगा। ऑडिटर कुछ मैटर है, ऑडिटर क्या करेगा, इन मैटर के बेसिस पे, राइट, इन मैटर के बेसिस पे ऑडिटर डिसाइड करेगा कि जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। क्लियर। अपन ऐसे 200 सीरीज का लास्ट स्टैंडर्ड पूरा कर रहे हैं, ऐसे 299। क्लियर। अब ये पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, शॉर्ट नोट ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। बेसिकली आप समरी पूछी है, तो ध्यान रखना जो वर्क डिवाइड नहीं है, राइट, जो वर्क डिवाइड नहीं है वहां पे सारे ही ऑडिटर क्या होंगे, जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर। और जो वर्क डिवाइड है, राइट, जो वर्क डिवाइड है वहां पे वही ऑडिटर लायबल होगा जिसको वर्क एलोकेट किया गया था। क्लियर। फिर कुछ केसेस बताए हैं जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेड, राइट, ऑडिट कंडक्टेड बाय देम। कुछ केस में वो सभी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि अगेन वहाँ पे वर्क डिवाइड नहीं है, या फिर क्या है वो ऑडिट फाइनलाइजेशन से पहले कोई मैटर कम्युनिकेट किया था, वहाँ पे क्या थी, सबका है ना सहमति थी, सबका है ना कंसेंट था। क्लियर। ये अपन डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट, इसको डिस्कस करने से मतलब नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चन है सीए फाइनल के लिए। क्या था कि 3 जॉइंट ऑडिटर्स थे XYZ। अब XY तो क्या थे, ग्रेचुइटी की जो रिपोर्ट थी उस पर क्या कहते हैं वो एग्री कर रहे थे, जो जेड था वो उसे एग्री नहीं कर रहा था। तो स्टैंडर्ड पूछा है कि इस केस में जेड क्या करेगा। तो स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है कि जेड एग्री नहीं करते, तो ऑडिटर जेड क्या करेगा, अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट देगा। ऑडिटर का
जेड क्या करेगा, सेपरेट रिपोर्ट के थ्रू अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। क्लियर। वो है ना जो बाकी के जो दो है ना है जॉइंट ऑडिटर, वो उनके व्यू से बाउंड नहीं है। क्लियर। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक बार आप इसको रीड कर लेगा, इसमें कुछ खास नहीं है। क्लियर। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग द जॉइंट ऑडिटर, एक बार आप इसको रीड कर लेगा, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। क्लियर। अगेन सेम चीज वापस से रिपीट करी है, कुछ केस यहाँ पे क्या है, सभी साथ है ना, सभी रेस्पॉन्सिबल है, फिर बताया कि वो क्या है, बाउंड नहीं होते दूसरे मेजॉरिटी ऑफ व्यू से। अगर उसको कोई है ना वो अपने डिफर करता है तो क्या करेगा, अपना ओपिनियन सेपरेट रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करेगा। क्लियर। तो अपने ऐसे 200 सीरीज के क्वेश्चन होते हैं पूरे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके थे, एक तो 260 का ये की ऑडिट मेथड वाला अच्छा क्वेश्चन था जो डायरेक्टली क्लिक नहीं होगा। फिर अगर आपने 250 की अगर रिवीजन सीरीज अच्छे से करी है तो इसका कोई भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। 240 के क्वेश्चन मैं रिकमेंड करूंगा, एक बार आप एक बार सारे को एक बार रीड कर लीजिएगा। क्लियर। बाकी अपन अच्छे से इनको कवर किया है ऐसे 240 को। 230 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जरूर रेफर करेगा, वहां पे 4 चीजों का रेफरेंस जा रहा है, आपको चारों का ही रेफरेंस देना है। ऐसे 220 में आप क्या करना, जो इक्यूसीआर वाला पॉइंट था आप क्या करना, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्लियर। ओके, इक्यूसीआर वाले को पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला पार्ट था आप क्या करना, उसको भी मार्क करना, राइट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। क्लियर। ऐसे 210 कुछ खास नहीं था, बहुत ईजी है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो कुछ खास नहीं था। और हाँ, ऐसे दोस्तों का अगर चाहो तो आप ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। थैंक यू गाइज।